हाय दोस्तों, मैं हरिओम आपका लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आगे की क्लास करते हैं। हम पढ़ते हैं संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास। क्या पढ़ते हैं? भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि हम 2 एक्ट कर चुके हैं, यानी अधिनियम कर चुके हैं हम। ठीक है, चलिए आगे के चालू करते हैं। हम पहले आपको कुछ बता चुके हैं और 2-3 दिन क्लास नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे। हमारा भी एग्जाम था CRPF वाला। ठीक है, आपका भी चल रहा होगा, तो अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से एग्जाम कर रहे होंगे, है ना। चलिए तो एक्ट डाल लीजिएगा। आज हमारा कौन सा है? तीसरा है। कौन सा एक्ट है? तीसरा, जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट। नंबर 3 डालिए। नंबर 3 क्या डालेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे। हम एक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एक्ट। चलिए देखिए, आपको मैंने पहले 2 एक्ट समझा चुका हूँ। कौन कौन से? एक तो समझाया मैंने आपको 1773 का, ठीक है। एक समझाया मैंने आपको 1781 का। ये 2 मैं समझा दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। आज हम पढ़ने वाले करना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। कौन सा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, 1784। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से, अब कहानी को समझते जाइए और याद करते जाइए, साथ ही साथ रिवीजन करिए। कॉपी पेन अपने पास रखिए, नोट करते चले जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए कौन सा आया था? 1781 का एक्ट आया था। लेकिन है ना, कुछ कुछ कमियां दूर होने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, जो कि सेटलमेंट एक्ट कहलाया ना। सेटलमेंट एक्ट कौन सा कहलाया? 1781 वाला। कौन सा बोला था? 1781 वाला, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब करते हैं आगे। देखिए, जब 1781 का एक्ट आया, उसने अपना सेटलमेंट पूरा कर लिया, यानी जो कार्य के लिए भेजा गया था उसके वो पूरा करके चला गया, है ना। उसके बाद जब कंपनी को दिखाई दिया कि ऐसा करते हैं, अभी तो कुछ कमियां और हैं जिनके जरिए हम भारत में अच्छे से शासन यानी व्यापार कर सकते हैं ना। सॉरी, शासन नहीं, व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक पिट्स इंडिया एक्ट भेजा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जितने भी एक्ट है ना, उनमें कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आई हैं हमारे भारत के लिए, ठीक है। चलिए वही देखते हैं क्या क्या कमियां थी। देखिए, जब ब्रिटेन से पिट्स इंडिया एक्ट भेजा, देखिए पिट्स एक व्यक्ति का नाम है। ये पिट्स एक व्यक्ति का नाम है। वो व्यक्ति कौन है मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले बात सुन लीजिएगा मेरी। पिट्स इंडिया एक्ट को जब भेजा गया था, तो वहाँ पे कमेटी जब लगी ब्रिटेन में, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। आप भी समझे, अगर हमारे भारत में कोई भी चीज़ होगी तो पहले संसद में या राज्य में एक कमेटी रखी जाती है, जिसके निर्णय लिया जाता है कि ये काम सही है या गलत है ना। जब उसका निस्तारण जब भी किया जाता है, जब वो अच्छे से, जब सब तरीका से पारित हो जाता है कि हाँ ये अच्छी योजना है, हम इसे अच्छे से देश के लिए बढ़ा सकते हैं ना। तो उसी आधार से ब्रिटेन में एक योजना लगेगी। देखिए ब्रिटेन, ठीक है, यहाँ पे जब कुछ सदस्य बैठे हुए थे, है ना, सदस्यों में से कुछ सदस्यों में से एक सदस्य चुना गया, है ना। एक सदस्य चुना जाता है, उसके आप भी जानते हो सहयोग के लिए कुछ कुछ व्यक्ति उनके लिए भेजे जाते हैं ना। समझ रहे हो ना। आप भी पता है अकेले कोई चीज नहीं हो सकती है ना। समझ रहे हो ना। अभी मैं आपसे कहूँ ये बोर्ड अकेला काम पढ़ा दे, हमको नहीं पढ़ा पाएगा, इसके लिए मार्क का भी जरूरत पड़े, मेरी भी जरूरत पड़ेगी, आप पढ़ाओगे तो आपको भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए देखो, पिट्स इंडिया एक्ट जब भारत लाया गया, तो इसे बनाने के लिए केवल 2 व्यक्तियों को सहयोग करना पड़ा। कौन कौन थे वो 2 व्यक्ति? व्यक्तियों के नाम लिखो सहयोग के लिए। मैं यहाँ लिखता हूँ सहयोग। कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सहयोग किया था इसे बनाने में? जरा लिखो। 2 व्यक्ति से, डुंडास एवं फॉक्स। कौन थे दोस्तों? डुंडास डुंडास और फॉक्स। कौन दोस्तों? फॉक्स। इन्होंने इसका सहयोग किया था। किसको? पिट्स इंडिया एक्ट को बनाने में, 1784 का एक्ट बनाने के लिए इन 2 लोगों ने सहयोग किया था, ठीक है। इन 2 लोगों ने क्या किया था दोस्तों? सहयोग किया था। लेकिन एक्चुअली एक्यूरेट तैयार किसने किया था? सहयोग तो किया था इन्होंने। अब सहयोग आप समझ रहे हो, बनाने में सहयोग में अंतर होता है कि नहीं। जो सहयोग करते हैं वो क्यों सहयोगकर्ता कहलाते हैं, जो निर्माण करते हैं उसे तैयार करने वाले के लिए बोला जाता है ना। अब इसको सहयोग किसने किया था? इन 2 व्यक्तियों ने। लेकिन तैयार किसने किया था?
तैयार किया था, मैं आपको बता दूं जरा, विलियम पिट्स, जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, पिट्स, यही व्यक्ति था जिसके नाम पर ये नाम पड़ा, यही व्यक्ति था जिसके नाम पर ये नाम पड़ा। पिट्स किसका नाम है? विलियम पिट्स का, इसीलिए से पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जितने भी भारत में भेजे जाएंगे, जैसे साइमन कमीशन एक आयोग था, यानी एक व्यक्ति था वो भी, ठीक है, ये मत सोचना कि वो कुछ अलग से कुछ है, नहीं, वो एक व्यक्ति था, जितने भी भेजेंगे वो किसी ना किसी के नाम पे रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे चलिए, जब इन्होंने इसका केवल दोनों को भेजा गया, यानी कि सॉरी, इन्होंने इनका सहयोग किया था पिट्स इंडिया बनाने में, लेकिन तैयार किसने किया था? तैयार किया था विलियम पिट्स ने। तैयार किसने किया था? विलियम पिट्स ने। अब देखिए, जब ये भारत भेजा गया तो भेजा क्यों गया था? भारत भेजा गया तो क्यों भेजा गया? क्योंकि भारत में कंपनी शासन कर रही थी, कंपनी व्यापार कर रही थी, है ना, कंपनी क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी ना, आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया, वो किस लिए आया? कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए। किसके लिए? कंपनी, यानी ये देखने के लिए भेजा गया कि जाइए, जब से हमने 1781 का सेटलमेंट एक्ट को भेजा गया था, यानी सेटलमेंट करके आया है, और जब करके आया तो वो कंपनी का शासन, यानी सॉरी, कंपनी का व्यापार सही से कर रहे हैं ये लोग, नहीं कर रहे हैं, यानी जो एक्ट भेजे गए थे, आप जाके ऐसा कीजिए कि पिट्स इंडिया एक्ट से कहा जा रहा है, यानी विलियम पिट्स से कहा जा रहा है कि आप जाइए भारत में और कंपनी पर नियंत्रण रखिए, यानी ध्यान रखिए कि कंपनी कोई गलत काम, यानी 2 नंबर का काम तो नहीं कर रही, जिससे भारत में भड़क जाए और भारत की जनता भड़क जाए और हमारे व्यापार में दिक्कत आए। आपको फिर कह रहा हूँ कि कंपनी का केवल एक ही मात्र उद्देश्य था, क्या करना? व्यापार करना, शांतिपूर्वक करना, क्योंकि वो डरते थे अगर भारत की जनता भड़क गई तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। आप भी समझ रहे हैं इस बात को, अगर कहीं की कोई भी जनता भड़कती है तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही चीज थी। तो ये किस लिए गया था? कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए। किसके लिए दोस्तों? कंपनी पर नियंत्रण के लिए। किस लिए? कंपनी के नियंत्रण के लिए। समझ में आया था? किसी को दिक्कत बताओ? पिट्स इंडिया एक्ट तैयार किसने किया था? विलियम पिट्स ने किया था। सहयोग किसने किया था? डुंडास और फॉक्स ने तैयार किया था, मतलब सहयोग किया था बनाने में, है ना, ध्यान रखना। पिट्स इंडिया एक्ट भारत 1784 क्यों भेजा गया था? कंपनी के नियंत्रण के लिए, यानी कंपनी पर निगरानी रखने के लिए। बात समझ में आ रही ना? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट में टुंडास और फॉक्स ने सहयोग किया था, बनाने में सहयोग किया था, तो आप बता दोगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ध्यान रखना। ओके, तैयार किसने किया था? विलियम पिट्स ने किया था। कंपनी का शासन के लिए भेजा गया था, किस लिए भेजा था? कंपनी के नियंत्रण के लिए। शासन भी देखा उसमें, ऑप्शन में उल्टे सीधे देता है, ध्यान रखिए, लेकिन आपको ध्यान रखना कंपनी के नियंत्रण के लिए भेजा गया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब देखिए, आप देखिए यहाँ से, जब कंपनी के नियंत्रण के लिए भेजा गया तो उसी समय 1-2 बोर्डों की स्थापना की गई, यानी कंपनी का शासन हो रहा था उसके लिए इन्होंने कंपनी के लिए बोर्ड की स्थापना की गई। कौन से बोर्ड की? जरा मुझे बताओ। देखो, एक तो व्यापार हो रहा था, आपको अच्छे से पता है व्यापार हो रहा था, लेकिन कुछ कुछ तत्व इनके अंदर ऐसे देखने लगे थे, कुछ कुछ ऐसे तथ्य आने लगे थे, इन्होंने सोचा अब हम व्यापार अच्छे से कर रहे हैं। यानी इस समय जब 1773 का एक्ट आया था, उस समय कंपनी के लिए शासन के लिए दरवाजे खोले गए, यानी खोल दिए गए शासन व्यापार करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? दो बोर्डों की स्थापना की। किसकी? 2 बोर्ड की। वो बोर्ड कौन कौन से थे दोस्तों? वो 2 बोर्ड कौन कौन से थे बताइए? राजनीतिक बोर्ड के लिए की गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। किसके लिए? राजनीतिक के लिए। लिखेंगे जरा, राजनीतिक मामलों के लिए। किसके लिए दोस्तों? राजनीतिक मामलों के लिए। किसकी की दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखेंगे जरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यानी मेरी बात ध्यान से सुने एक बार, मैं जो बताना चाह रहा हूं, अब मेरी बात को एक बार गौर से समझना। देखो, जो राजनीतिक मामले होंगे, यानी कंपनी का व्यापार तो अपनी जगह चल रहा है, ठीक है, लेकिन इनका एक उद्देश्य दिख रहा था कि जो समाज में, यानी भारत में जो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होने वाली है, इनको पता था कि हौले हौले धीमे धीमे भारत की जनता हमारे लिए कोई ना कोई षड्यंत्र, यानी हमें आगे ना पीछे, आपको भी पता है
हमें कुछ कुछ चीज़ें हम जब करते हैं हमको महसूस होता है कि आने वाले भविष्य में ये चीज़ होने वाली है। जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनको 200 साल की विधि ज्ञान या उनको ये पता चल चुका था कि आने वाले 200 साल में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है और शासन को कुछ इस तरह से संविधान को लागू करना चाहिए जिससे कि भारत में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने मान लीजिए रियासतें मिलाई थी, उनको पता था कि अगर मैं रियासतें नहीं मिलाता हूँ तो आने वाले भविष्य में अगर मैं सहयोग नहीं करता हूँ भारत का, रियासतें मिलाई थी जो जूनागढ़ और जो जम्मू कश्मीर, ये हैदराबाद, ये रियासतें उन्होंने मिलाई थी। उनको पता था कि अगर मैं अभी इनको मिलवाने में सहयोग करता हूँ तो हमारे भारत में अच्छा विकास होगा, है ना। उसी हिसाब से इन लोगों को पहले ही पता, थोड़ा अनुमान लगने लगा कि राजनीतिक मामलों के लिए हमें एक कंट्रोल यानी बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए जिसमें कोई राजनीतिक मामले आएंगे, यानी जो भारत की ओर से कोई शिकायतें आएंगी तो शिकायतें अब व्यापार में तो सुनी नहीं जाएंगी, आपको पता है, उसके लिए कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कंट्रोल की स्थापना दी बोर्ड की। तो उस बोर्ड का नाम क्या था? राजनीतिक मामलों के लिए किसकी स्थापना की? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। और दूसरा कौन सा था दोस्तों? दूसरा था आर्थिक, लिखो जरा लिखें, आर्थिक एवं व्यापारिक मामलों के लिए। वो कौन सी कही थी दोस्तों बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। यानी कि देखिए, जो इकोनॉमिक्स यानी कि जो व्यापार से जितने पैसे, यानी व्यापार के थ्रू जो पैसे आएंगे, जो कमाई होगी, है ना, एक भाषा बोलते हैं जो कमाई होगी, और जो व्यापार से मामले जो संबंधित कोई होंगे कि हमें व्यापार कहाँ करना है, कौन कौन सी जगह क्या क्या करना है ना, उससे की सुनवाई के लिए एक पिट्स इंडिया ने क्या किया कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी, जिसमें केवल दो ही मामले सुने जाएंगे, किसे? व्यापारिक और आर्थिक। यानी व्यापारिक और आर्थिक मामले कहाँ किस चीज़ में सुने जाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, है ना। तो इन्होंने जब ये दोनों संस्थाओं की स्थापना कर दी, उसके बाद इसी समय क्या किया गया? इसी समय दोस्तों एक द्वैध शासन लागू कर दिया गया। जरा ध्यान से सुना, ये द्वैध शासन आपको बहुत परेशान करेगा, ये कई बार क्वेश्चनों में आ चुका है पेपर में, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप इतना समझ लेंगे कि राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की और आर्थिक और व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की, ये आप अच्छे से समझ जाएंगे, मैं अच्छे से बात समझ। लेकिन आप द्वैध शासन का विशेष कर ध्यान रखें। इसी समय क्या किया गया दोस्तों? इसी समय क्या किया गया? इसी समय क्या किया गया? द्वैध शासन। ये द्वैध शासन बड़ा ही खतरनाक है और बच्चों को समझने में कम आता है। द्वैध शासन ये लागू कर दिया गया, लागू किया गया। इसका कारण क्या था, जरा मेरे ध्यान से सुनिए। अब देखिए, यानी भारत पे अब दो तरीका से शासन होने लगा था। किस तरीका से? दो तरीका से। कैसे कैसे? आप अब अपने ऊपर ही लेके चलिए। जैसे हम किस किस के बंधे हुए दो, हम किस किस पहलू के दो बंदे हैं, मान के चलिए। जैसे देखिए, अभी तो हम किस चीज के? अभी हम पूरे भारत के, हमारे ऊपर भारत का शासन है नहीं है? भारत का शासन हमारे ऊपर है नहीं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। और नंबर दो, नंबर हम किसके? राज्य के। तो दो हुए ना हुए, हम भारत के भी हैं और राज्य के भी बंधक हैं। यानी मान चलिए, क्यों कि देखिए, हमारे ऊपर जो भारत का प्रेशर है पूरा, वो भी हमें मानना पड़ेगा, और राज्य का प्रेशर रहेगा वो भी हमें मानना पड़ेगा। मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ। तो उसी आधार से एक बात ध्यान रखिए। देखिए, एक तो पहले ही कंपनी का शासन हो रहा था, एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा सुनिए। पहले हम पे क्या चल रहा था? कंपनी का शासन चल रहा था। किसका? कंपनी का। लेकिन अब क्या हुआ? अब हमारे पर राजनीतिक और आर्थिक मामले आ गए। किस किस के? राजनीतिक और आर्थिक मामले दोनों की ओर आ गए। तो हमारे पास एक तो कंपनी हो गई, एक ही दो बोर्ड हो गए, यानी हमारे पास दो शासन होने लगे। द्वैध शासन उसी को कहा जाता है जो हमारे ऊपर दो तरीका से शासन किया जाए, दो दोहरे तरीका से शासन किया जाता है, उसे हम द्वैध शासन कहते हैं, है ना। द्वैध शासन क्वेश्चन पूछेगा, द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया, यानी लागू किया गया। तो आप क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा द्वैध शासन कैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। वो केवल यही पूछेगा आपसे कि द्वैध शासन किस एक्ट के तहत पारित किया गया, लागू किया गया। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन लागू किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन लागू किया गया था। कब किया गया था? 1784 में किया गया था। ध्यान रखना किसके समय किया गया था? विलियम पिट्स के टाइम किया गया था। क्यों पिट्स? ध्यान रखना
पिट्स कौन है, यही एक्ट है ना, ध्यान रखना इस चीज को, भूलना मत, ये मेन चीज है। किसके तहत, किसके जरिए किया गया था, पिट्स इंडिया के एक्ट, है ना, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आगे की कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए ना। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको पहले बताया था 1773 के एक्ट में जो 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, है ना, कौन कौन थे, एक तो अच्छा बताइए 4 सदस्य कौन कौन थे, एक तो एलिजा एम पे थे, कौन थे, एलिजा एम पे पहले थे ना, मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम पे, आप समझ रहे होंगे, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, है ना, 3-4 दिन पहले। अन्य भी थे, अन्य 3 थे, है ना, 4 सदस्यीय परिषद बोली थी मैंने। अब उसमें क्या किया, इस पिट्स इंडिया एक्ट ने, इस पिट्स इंडिया एक्ट ने 1784 के तहत इसने क्या किया, उसमें से सदस्यों की संख्या 4 थी, 4 से घटाकर कितनी कर दी, जरा दोस्तों मुझे बताएंगे, मुझे कोई बता सकता है कितनी कर दी घटाकर, तो कितनी कर दी दोस्तों, इसने क्या किया, जो 4 सदस्य परिषद थे, 4 सदस्य परिषद में थे, घटाकर कितनी कर दी, बताओ जरा दोस्तों, घटाकर कर दी दोस्तों 3 सदस्य कर दिए इसने, कितने कर दिए दोस्तों, 3 सदस्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत 4 सदस्यीय परिषद में से 3 सदस्य किस एक्ट के जरिए करे गए, तो आप बता देंगे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये कब आए थे, ये कब किए गए थे, 4 थे कब, 1773 थे, आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये कब घटाए हैं इसने, बताइए, ये कब घटाए, 1784 में, बात समझ लेना आप, 1784 में घटाएं, बात को ध्यान रखना, घटाने का क्रम कहाँ जाता है, 1784 में, और बड़े हुए थे 4 थे, कब थे वो, 1773 के एक्ट में। कोई दिक्कत, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं जो, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे लिखते हैं, एक और डालिए को, नंबर 4 डालिए, नंबर 4 डाल लीजिएगा, नंबर 4 डालिएगा, 1793 चार्टर एक्ट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए तारीखों से यानी ईयर से ही पता चलेगा आपको कौन सा एक्ट में कौन सी कहानी यानी कौन सी तथ्य आ रहे निकल के, ठीक है। एक्ट चार्टर तो बहुत कई एक्ट ऐसे हैं इसमें चार्टर ही लिखा रहा है, ठीक है, आप इससे मत घबराना। देखिए अब क्या हुआ, ये कोई ज्यादा खास नहीं आया, इसमें कुछ बातें आ गई तो आपको अच्छे से पता है। जब कंपनी ने अपना व्यापार अच्छे से स्थापित कर दिया, व्यापार के द्वार खोल दिए गए, इंडिया ने बात व्यापार के लिए द्वार खोल दिए गए, तो ये अच्छे से अपना शासन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सॉरी शासन निकल जाता, माफ कर, तो सॉरी, जब ये अच्छे से व्यापार करने लगे, इनको अच्छा बेनिफिट होने लगा, इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी, जो 4 सदस्यीय परिषद उसमें 3 घटा दिए, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, अब इन्होंने देख लिया कि अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनका व्यापार अच्छे से स्थापित हो गया था इनका व्यापार अच्छे से स्थापित हो गया था, इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, देखिए इनका बड़ा ही दिमाग तेज था, ये सारा काम करते जाते थे और इंडिया को कुछ पता भी नहीं चलने दे रहे थे। यानी इंडिया के जो राजा थे उस समय राजा शासन था, राजशाही शासन चल रहा था। इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत के जो राजा होते उनको ऐसे मोह माया में फंसा दिया था कि उन्होंने सारे दरबार खोल दिए थे। वो कैसे खोले थे वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री से बैक होते हुए, ठीक है, जहांगीर अकबर जो भी आएगा उसके जरिए पढ़ेंगे, ठीक है, वो कैसे होगा आगे बता देंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इन्होंने अभी तो हम यही पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी है। इनका व्यापार जब खोलने की पूरी अनुमति मिलेगी, आप व्यापार कर सकते हैं पूरे भारत में कहीं भी करिएगा। जब इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया तो इन्होंने देखा कि अब हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं है, जनता हमारे कंट्रोल में, राजा हमारे कंट्रोल में, हम कैसे भी व्यापार कर सकते हैं। तो आप भी इतना समझ रहे हैं, हमारे किसी कंट्री में जाते हैं, हमारा शासन अच्छे से जम जाता है तो हम वहाँ व्यापार क्या आराम से कुछ भी काम कर सकते हैं, काम के आड़ में कुछ गलत भी काम कर सकते हैं, अनलीगल काम भी कर सकते हैं ना। चलिए वही इन्होंने एक योजना बना दी, इन्होंने इस तरह से भारत के राजाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया था कि इन कमीनों ने क्या किया, जो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल यानी जो पहले यहाँ पे जो सदस्य रह रहे थे इनके, यानी इनके नौकरशाही, अंग्रेजों के जो नौकरशाही रह रहे थे या हमारे यहाँ पे जो व्यापार कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट यानी इन्होंने जो वेतन भत्ते थे, यानी इनको जब मान के चलिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के सदस्यों को अपने यहाँ से भेज रही है हमारे यहाँ शासन करने व्यापार करने के लिए सैलरी के तौर पर, है ना, सैलरी के तौर पर जब ब्रिटिश हमारे यहाँ भेज रही है तो उनको क्या किया इन्होंने, कभी इन्होंने हमारे ही भारतीय राजस्व से वेतन भत्ते देना स्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि आप बताइए
जब वेतन भत्ते हमारे भारत के ही राजस्व विभाग से देने जाने लगे हैं, तो आप ही सोचिए इनका कितना बड़ा दबदबा हमारे भारत में हो गया होगा व्यापार की ओर से ना। तो आप खुद समझदार हैं, इतना हो गया होगा। तो देखिए, अगर आप इस चीज को ऐसे याद रखेंगे तो नहीं होगा। आप कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों को वेतन भत्ते किस एक्ट के द्वारा दिए गए, भारत के किस एक्ट के द्वारा दिए गए। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि हमारे 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के राजस्व विभाग से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों को वेतन भत्ते दिए जाने लगे, है ना। चलिए, तो किसके द्वारा इनको वेतन भत्ते कब देने लगे, क्या देने लगे दोस्तों, वेतन भत्ते। वेतन भत्ते किसके द्वारा, भारत राजस्व द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, भारत राजस्व विभाग द्वारा। किसके दोस्तों, विभाग द्वारा दिए जाने लगे, विभाग द्वारा दिए जाने लगे। किसके द्वारा दिए जाने लगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मेरी बात ध्यान से सुने। इन्होंने सारा व्यापार अपने अच्छे से भारत में जमा दिया, व्यापार करने लगे। इनको जब पता चला कि अब क्या हमें कोई दिक्कत नहीं है, राजा हमारे कंट्रोल में, जनता हमारे कंट्रोल में है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कीजिएगा, कुछ लालच देके इन्हीं के राजस्व से ही हम अपने विभाग को सैलरी के रूप में देना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सैलरी के रूप में वेतन भत्ते किसको देने लगे, हमारे भारत के राजस्व विभाग से। देखिए, कमाई खुद कर रहे हैं, बात समझिए, अगर जो दिमाग देखिए, कमाई खुद कर रहे हैं, कंट्रोल की स्थापना कर दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, डायरेक्टरी की स्थापना कर दी, सारी कंपनियां इन्होंने अपने नियंत्रण में ले ली, अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, पैसा खुद कमा रहे हैं, कमा के ब्रिटेन भेज रहे हैं, लेकिन विभाग किसका मारा जा रहा है, भारत का। सैलरी कहाँ से दी जा रही है, भारत से। आप सोच रहे हैं अंग्रेज कितने फास्ट थे दिमाग, इसीलिए उन्होंने शासन किया, उनको पता था कि भारत को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन्होंने बड़े ही आराम से कदम को बढ़ाया था। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा था, मैंने आपको बता दिया। एक बात ध्यान रखना, बस वेतन भत्ते भारत में राजस्व विभाग किसी एक्ट द्वारा दी गई, 1793 के एक्ट द्वारा दी गई, ध्यान रखना बस इतना। चलिए आगे नोट करिए, नंबर 5 डालिए, नंबर 5 डालिए 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब क्या करते हैं, जब इन्होंने व्यापार अपना चालू कर दिया, अच्छे से वेतन भत्ते दिए जाने लगे, तो महारानी यानी विक्टोरिया जो थी, महारानी की विक्टोरिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अब आप ऐसा कीजिए, जब हमें लग रहा है हमारा व्यापार अच्छे से चल रहा है, हमारा व्यापार अच्छे से चल रहा है, कुछ खामियां ऐसी होती हैं जब व्यापार अच्छे से चल रहा है, तो इन्होंने सोचा अगर हमें वेतन भत्ते इनको दे रहे हैं, इनसे तो अच्छा है कि इनको, अब हमारा व्यापार जब हिंदुस्तान में अच्छे से चल ही रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं हो रही है, तो एक ऐसा काम कीजिए, हम इस बोर्ड को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी इसको कंपनी के शासन को यहाँ खत्म करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट ब्रिटेन से ही काम चलाएंगे। कैसे, बात समझिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो ब्रिटेन के जो सदस्य थे यहाँ पे, जो पहले से वेतन के भत्ते के तौर पर काम कर रहे थे, तो ब्रिटेन से ये एक अधिसूचना दी जाती है कि आप ऐसा कीजिए, वहां से उस चीज को खत्म करके अब ब्रिटेन से ही हम डायरेक्ट चलाएंगे क्या, व्यापार। आप भी समझ लो, जब मान के चलिए, मुझे अच्छे से पता है मैं किसी के थ्रू कोई काम कर रहा हूँ, जब तक करता हूँ जब तक मुझे वो काम समझ में ना आए, और मुझे जब कोई काम समझ में आ जाता है तो मैं उस चीज़ को डायरेक्ट करूँगा। फिर आप समझ रहे हो ना, मैं एक आम भाषा में आपको बता रहा हूँ, किसी चीज़ को हम जब करना सीख जाते हैं, अनुभव हो जाता है, उस अनुभव के जरिए हम उस काम को फिर डायरेक्ट करते हैं ना, क्योंकि हमें बेनिफिट होगा ना। जो हम सैलरी इनको 50-60 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो उनको क्यों देंगे, वो हम डायरेक्ट आएगा ना हमारे पास। तो आप समझ रहे ना, उसी आधार से जब वहाँ से सूचना आई कि ऐसा कीजिए, कंपनी के जो अधिकार है उसको समाप्त कर दीजिए, कंपनी के जो शासन है उसे खत्म कर दीजिए, तो क्या हुआ, इस समय कंपनी के एक अधिकार को आंशिक रूप से खत्म कर दिया, यानी समाप्त कर दिया आंशिक रूप से। मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं बाद में समझाऊंगा आंशिक रूप क्या है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो क्या किया, कंपनी के शासन को क्या किया, कंपनी के शासन को आंशिक रूप से, किससे दोस्तों, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, कट का नया समाप्त कर दिया गया।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आंशिक रूप का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूर्णतः समाप्त ना करना, यानी पूर्णतः समाप्त नहीं किया, केवल कंपनी का आंशिक यानी कुछ कुछ थोड़ी सी कमियां, यानी कुछ कुछ शासन अभी कंपनी का चल रहा था। आंशिक रूप का मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त ना करना। इस बात को केवल आंशिक रूप का मतलब समझ लीजिएगा। आंशिक रूप का आप मतलब समझ गए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आंशिक रूप का मतलब होता है दोस्तों पूरी तरह से समाप्त ना करना। ठीक है, पूर्ण तरह होता है समाप्त करना, और आंशिक होता है आंशिक यानी आधा, कुछ काम रह जाना, है ना। उस शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, जब कंपनी का शासन समाप्त करने के बाद, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पूरी तरह शासन समाप्त करने के बाद एक इसी समय क्या किया गया, जब वहां पे इस चीज को समाप्त करने के बाद इसी समय एक प्रावधान लाया गया। क्या प्रावधान लाया गया कि हर साल 1 लाख रुपए, हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। यानी देखिए प्रावधान ये अच्छा आया, ये प्रावधान अच्छा था। उनको पता था कुछ कुछ प्रावधान ऐसे भेजिए इंडिया के अंदर जिससे कि वहां की जनता खुश हो जाए, है ना। तो क्या किया इन्होंने, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, क्या दोस्तों, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करना। किस पर दोस्तों, शिक्षा पर खर्च करना। ठीक है दोस्तों, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करना, ये एक प्रावधान आया। क्या आया दोस्तों, प्रावधान, जैसे हम बोलते हैं क्या, प्रावधान, प्रावधान आया। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ रहे होंगे। क्या है दोस्तों, एक प्रावधान आया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। देखिए इसी समय क्या किया गया, मैं आपको बता दूं, इसी समय चाय का जो व्यापार था, वो सीधा डायरेक्ट चीन से चल रहा था। किससे चल रहा था, चीन से चल रहा था। यहां तक कि किसी को दिक्कत, चीन से किससे चल रहा था दोस्तों, चीन से चल रहा था। किससे चल रहा था, चीन से। चाय का व्यापार, जो चाय का व्यापार था दोस्तों, चाय का व्यापार किससे चल रहा था, सीधा चीन से। किससे दोस्तों, चीन से चल रहा था। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत, चाय का व्यापार सीधा किससे हो रहा था, चीन से, है ना, चाय चीन से। अब इसी को देखो चाय चीन का एक्ट भी कहा जाता है। इसको किस एक्ट को चाय चीन का एक्ट कहते हैं, इसे कहते हैं। तो लिखिए 1813 के एक्ट को क्या कहता है, चाय चीन का एक्ट, चाय चीन का एक्ट कहा जाता है। 1813 के एक्ट को क्या कहा जाता था, चाय चीन का एक्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चाय चीन का एक्ट है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए, यहां तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए, देखिए जब चाय चीनी का एक्ट चल रहा था, यानी ये 1713 का एक्ट चल रहा था, उसी समय क्या हुआ, जब ये आंशिक रूप से तो खत्म कर दिया, आंशिक रूप से तो खत्म हो गया, है ना। आंशिक रूप से खत्म होने के बाद आप कहोगे सर फिर तो शासन खत्म ही हो गया होगा, है ना, व्यापार तो नहीं, व्यापार खत्म क्यों नहीं हुआ। देखिए एक चीज थी, जब आप समझ रहे हैं, जब इंडिया में ये व्यापार कर रहे थे, जो चाय की खेती थी, जब व्यापार खुद करेंगे तो लागत भी तो खुद ही लगाएंगे, है ना। जब चाय चीन का एक्ट चल रहा था, यानी चाय चीन का 1813 का एक्ट चल रहा था, इन्होंने क्या किया, जो लागत लगाई थी चाय की खेती में, किसमें, चाय की खेती में, है ना, लागत लगाई थी। क्या लगाई थी दोस्तों, लागत लगाने के कारण क्या किया गया, यानी इसका खेती पर थोड़ा सा अंश रह गया था, यानी खेती पर जो पैसा खर्च किया था इन्होंने, खेती पर जो खर्च किया था ना, जो खेती में जो चाय चीनी की जो चाय की जो खेती थी, उसमें लागन, जिन्होंने जो अंग्रेजों ने लागन लगाया था, उसके कारण पूरी तरह से आंशिक रूप से इसीलिए नहीं खत्म किया गया था, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया था किसमें, चाय की खेती में। चाय की खेती में पैसा लगाने के कारण पूरी तरह से इन्हें समाप्त नहीं किया गया था। क्यों, इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि इन्होंने चाय की खेती में पैसा लगाया था, है ना। अब आप भी समझो, किसी चीज में आप संस्थान पैसा लगाओगे दो साझे में, तो एक साथ तो नहीं किया जाता खत्म, भाई आराम आराम से किया जाता है ना। तो
तो हल्के हल्के से किया था, उसी आधार से इन्होंने लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी बात समझ में आ गई होगी। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जब इन्होंने लगान लगाना स्टार्ट किया, लगान लगाने के बाद इन्होंने अपना 1 लाख रुपए खर्च कर दिया और चाय व्यापार सीधा चीन से उड़ता। 1800 को एक्ट कहते हैं, 1813 के एक्ट को चाय चीन का एक्ट कहते हैं। चाय के लगान को इन्होंने लगाने का था, खेती पर कुछ कंपनी के शासन, कुछ शासन रह गया, यानी क्या रह गया, शासन रह गया था, थोड़े से शासन बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया पूर्ण तरह से समाप्त नहीं किया था, है ना। इसी समय 1813 के समय ब्रिटिश से कुछ मशीनरी आई। मशीनरियों का मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ, जरा देखिए। अब ब्रिटिश से क्या आई? मशीनरियाँ। ब्रिटिश से क्या आई? मशीनरियाँ। ब्रिटिश से क्या है दोस्तों? मशीनरियाँ। इनका एक उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या उद्देश्य था दोस्तों? जरा मुझे उद्देश्य बता सकते हैं आप? जरा इनका उद्देश्य बताएंगे मुझे, उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य क्या था बताइए जरा। भारत में ईसाई धर्म का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। क्या करना दोस्तों? प्रचार प्रसार करना, ये इनका उद्देश्य था दोस्तों। पास में, यानी भारत से कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसा समूह आया जिनका केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत के अंदर जाइए, भारत के अंदर जाकर आप ब्रिटिश कमिश्नरियों के द्वारा, यानी ये ऐसा समूह भेजा गया ब्रिटेन से कि आप जाइए भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए। यानी कि प्रचार, अगर हम किसी धर्म को या हमें किसी चीज़ को कहीं पे जाके अगर स्थापित करना है तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले वहाँ के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। समझ रहे हैं ना? जब लोग आकर्षित हो जाएंगे तो हम उस चीज़ को अच्छे से वहाँ कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने कहा जो भारतीय लोग, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म जो मानते हैं, उनको धर्म क्या करना है? ईसाई धर्म में परिवर्तन कीजिए। उनका ईसाई धर्म में परिवर्तन करेंगे, वो हमारे समाज के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर क्यों कि हम भी ईसाई धर्म के, तो वो भी ईसाई धर्म के हो जाएंगे, तो वो हमारी बात मानेंगे, है ना। उसी आधार पर इन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए समूह भेजा। लेकिन वो समूह कैसे सफल होता है, कैसे नहीं होता है, आगे चल के बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हम एक्ट के आज 3-4 एक्ट पढ़ चुके हैं, आप उतना ही लिख लीजिएगा और उतना ही लगाएंगे जितना आप याद कर लो, है ना, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ाई समझ में आ रही होगी। और आपके CRPF के पेपर चल रहे हैं तो ज़रा सही से, है ना, देखिए उसमें GS का रोल अच्छा आ रहा है, तो GS पे ज़रा ध्यान दें आप, है ना। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप करंट ज़रा अच्छे से पढ़ना। और मैथ जो आपका एडवांस आ रहा है उसमें थोड़ा एडवांस पे ध्यान दीजिएगा। मैथ में थोड़े बच्चे फंस रहे हैं, है ना। तो हिंदी और रीजनिंग और GS तो आपकी, मुझे लगता है, उम्मीद है कि अच्छे से चल रही है सभी बच्चों की, है ना। तो देखिए अच्छे से पढ़िए, और सेंटर काफ़ी दूर है तो सेंटर पर ज़रा थोड़ा टाइम से पहुँचे आप सभी, है ना। जिन जिनका एग्जाम है CRPF वाला, वो बच्चे अपना टाइम से पहुँचे, क्योंकि टाइम से पहुँचेंगे अच्छा लगेगा, वरना वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, सेंटर दूर हो तो एक दिन पहले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से पेपर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन अच्छे से हो, बढ़िया से हो, है ना। तो आगे की क्लास हम कल करते हैं, तो आप तैयार रहिएगा। कल हम आगे एक्ट करते हैं। तो अभी तो हम संविधान, भारत का संविधान विकास होता है, तब हम चलेंगे भारत संविधान का निर्माण, है ना। 1947 के बाद जब होगा तब निर्माण कराना स्टार्ट करते हैं। अभी तो भारत का संविधान विकास पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। कल 3 एक्ट और रहेंगे, 8 कराने के बाद फिर वो भारत अधिनियम पर करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।